वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहाँ हम आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। आप चाहे ग्रुप ए, बी, सी या डी की तैयारी कर रहे हो, हम यहाँ पे आपको जितना भी आपका सिलेबस है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट करवा रहे हैं। मैं प्रकृति पांडे, आपकी ज्योग्राफी के मेंटोर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिंदास होंगे बिल्कुल, और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपका एग्जाम जो है एसएससी सीजीएल का, वो आपका 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक टियर 1 का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और 9 अगस्त से आपका एसएससी सीएचएसएल का टियर 1 का जो पेपर है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ज्यादा टाइम नहीं बाकी है, 1 महीना भी नहीं बाकी है पेपर को, और नेक्स्ट मंथ ही हमारा जो पेपर है वो आ गया है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए पहले से ही एसएससी के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था और उसमें हमने आपको बहुत सारा आपका जो कोर्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा लिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको हमारे सारे सब्जेक्ट्स के जो लेक्चर्स हैं आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, चाहे वो लाइव सेशंस हो या फिर रिकॉर्डेड सेशंस हो। करना आपको एक काम है, वो है हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारी सारी लाइव क्लासेस और हमारे सारे लेक्चर्स के जो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और आप अपना जो कोर्स है वो ऑन टाइम कंप्लीट करते रहे। हम यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का जो पोर्शन है ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट किया है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी मैंने आपको बहुत सारे आपके जो कॉन्टिनेंट्स है वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं। ज्योग्राफी के अलावा भी आप अपने साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं, और आपको भी उनकी जो प्लेलिस्ट है वो हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इसके अलावा हम जितने भी हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स है, जैसे कि हो गया आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, हम वहां पे भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन सारे सोशल मीडिया पर हैं तो आप हमें वहां पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और हमें फॉलो जरूर करें। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है हमारा यहाँ पे टॉपिक यूरोप कॉन्टिनेंट। हम आप यहाँ पर आज यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको यहाँ पर एशिया, आपका अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जैसे आपके जितने कॉन्टिनेंट्स है वो ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। जो लोगों ने अपना एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल 2025 को टारगेट कर रखा है, उनके लिए सारे जो लेक्चर्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, इट्स मोर देन सफिशिएंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी लोगों ने वन डे एग्जाम्स को टारगेट किया है, उनके लिए भी जो लेक्चर है वो मोर देन सफिशिएंट है। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। डेली जो है अपना पढ़ने का जो शेड्यूल है उसको फिक्स करिए और अपना रिवीजन जो है वो बढ़ाते रहिए। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करिए। लाइव से क्लासेस में मैथ्स, रीजनिंग में आपको डेली मैम और सर जो है वो आपको क्वेश्चंस करवाते हैं, तो आप उनसे इंटरैक्ट जरूर करिए, उसमें डल जरूर होइए, उसको जरूर देखिए, क्योंकि आप मैथ्स और रीजनिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एसएससी एग्जाम में। जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन है कि आप लोग अपने इंग्लिश पे फोकस करिए। इंग्लिश से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपने वोकैब पे फोकस करिए। अपने जो लैंग्वेज पोर्शन है आपका, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव फॉर्म है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एनोनिम, सिनोनिम हो गया, ये सारी चीजें। इसके अलावा ओमिशन हो गया, तो इन पर अच्छे से फोकस करिए। और यहाँ पर हम जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी इंग्लिश मीडियम में ही करवा रहे हैं, तो आप जो अपने नोट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही बनाएं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे जब आप रिविजन करने बैठे। आप यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपका जो पोर्शन होता है, यानी कि जो लर्निंग पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स की मेहनत सबसे ज्यादा होती है और टीचर की थोड़ी कम होती है। मैप की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर, फिजिकल और पॉलिटिकल दोनों मैप्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो विदाउट मैप यानी कि विदाउट एटलस बिल्कुल मत बैठिएगा। अपना पेन पेपर लेके बैठिए, एटलस लेके बैठिए, कि आज की क्लास में जो है वो लंबी होने वाली है। अपना जो पढ़ने का जो शेड्यूल है उसे भी इंक्रीज कर लीजिए आप, क्योंकि जितना ज्यादा अपना टाइम पढ़ाई को देंगे आपके लिए उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल भी होगा, राइट, और उतना ही ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। और रिवीजन लगातार करते रहिएगा। जितना आपने अपना प्रीवियस पढ़ा है उसे लगातार जो है वो रिवाइज करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम
फिक्स कर लीजिए कि आपको जो है ये एग्जाम जो है वो क्लियर करना ही करना है। बस इसी माइंडसेट के साथ आपको पढ़ना है और याद रखिएगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इसलिए डेली जो है वो आप बैठ के अच्छे से तैयारी करिए और पढ़ाई करिए। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक वो है यूरोप कॉन्टिनेंट, जिसको हम हिंदी में यूरोप महाद्वीप के नाम से जानते हैं। यूरोप, यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, द स्मॉलेस्ट बीइंग ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। यानी कि हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और उसके बाद अगर पूछा जाए कि सेकेंड नंबर पे आपका कौन सा कॉन्टिनेंट स्मॉल आता है, यानी कि सबसे सेकेंड नंबर पे जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा यूरोप। यहाँ पर एक चीज लेके चलते हैं कि क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं सीरीज वाइज, राइट, या सीक्वेंस वाइज पूछे जाते हैं। तो लार्जेस्ट जो है वो हमारा एशिया है, ठीक है। एशिया जो है वो लार्जेस्ट है हमारा, फर्स्ट लार्जेस्ट है कॉन्टिनेंट। उसके बाद आता है हमारा अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका हमारा सेकेंड लार्जेस्ट है। उसके बाद अगर स्मॉलेस्ट देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और फिर आता हमारा यूरोप जो कि हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। राइट, तो ये चीजें आप अपने नोट्स में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Its area including the islands around the coast is about 10 million square kilometer। हमारे लिए यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, हमारे लिए यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि जो डेटा दिया हुआ है उसको रटने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आता है, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि ऑस्ट्रेलिया हमारा स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हमारा यूरोप है, अगर हम एरिया वाइज कंसिडर करें तो। उसके अलावा यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है एसएससी में दैट व्हिच कॉन्टिनेंट इज रेफर्ड एज द पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास, तो आप क्या मार्क करके आएंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इस पॉइंट में, ठीक है। A peninsula is a piece of land surrounded by water on three sides and it is roughly 3 times the size of India and smaller than China। Okay, तो पेनिनसुला क्या होता है, हमें पता है कि पेनिनसुला क्या होता है, ऑलरेडी आपको बताया था मैंने, जब मैंने आपको पेनिनसुला और आइलैंड के बीच का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया था कि एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है और एक साइड क्या होता है, मेन लैंड होता है, राइट। एक साइड होता है मेन लैंड यानी कि हमारा पृथ्वी होता है और बाकी यहाँ पे आपको पानी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा पेनिनसुला। अब अगर साइज की बात करें तो यूरोप जो है वो इंडिया के 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स लार्जर है, लेकिन चाइना से तब भी छोटा है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज को नोट डाउन करेगा अपने नोट्स पर, यही बात यहाँ पे इस पॉइंट में बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा यूरोप का फिजिकल मैप जरूर खोल के बैठिएगा अपने साथ। जैसे जैसे हम यहाँ पे आपको प्लेसेस के, रिवर्स के, माउंटेन्स के बारे में, राइट, कंट्रीज के बारे में, सिटीज के बारे में बात करेंगे, आपका क्या काम होगा कि आप उसको अपने पॉलिटिकल और फिजिकल मैप में मार्क करते चलेंगे। जैसे आप मैप के साथ पढ़ाई करेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा, चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि मैप का जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में बसा होना चाहिए। जैसे वर्ल्ड मैप हो गया, अब वर्ल्ड मैप का जो लोकेशन, जो हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स के जो लोकेशन है उसका पिक्चर आपके दिमाग में अच्छे से फिट बैठना चाहिए, राइट। देखते हैं यहाँ पे हमारा यूरोप का ये फिजिकल मैप है। आगे देखते हैं लोकेशन वाइज और तब हम मैप जो है वो देखते रहेंगे। अब हम यहाँ पे लोकेशन ऑफ यूरोप पढ़ते हैं। A large part lies in temperate zone as it stretches from 35 degree north to 80 degree north latitude। आई होप कि मैंने जब आपको ऑलरेडी बताया था कि हम जब लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है,
जब हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं और जब भी हम कभी लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वो डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सपोज हमारे पास ये क्या है, एक हम इसको अर्थ मान लेते हैं, ठीक है, अर्थ मान लेते हैं, और यहाँ पर हम मानते हैं कि ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारा एशिया, ठीक है, ये एशिया है और एशिया से सट के क्या लगा हुआ है, यूरोप। इसके अलावा नीचे हमारा यहाँ पे एंटार्क्टिका आता है, यहाँ पर आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक, यहाँ पे है हमारा अफ्रीका, यहाँ पर है हमारा साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक। ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है, राइट, ये सिर्फ एक रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट मैंने ऐसे नहीं बनाया है। यहाँ पर याद रखिएगा कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक। अब यहाँ पे लैटिट्यूड अगर देखा जाए तो हमेशा आपको जब यूरोप के लोकेशन के बारे में बात की जा रही है तो यहाँ पे 35 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 80 डिग्री नॉर्थ की बात करी जा रही है। देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे नॉर्थ जो डायरेक्शन है यहाँ पे बताया गया, और जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो यूरोप है वो कहाँ पे लोकेटेड है, नॉर्थ साइड में लोकेटेड है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अगर आप देखो तो इक्वेटर जब बीच से पास होती है तो हमारे अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में बांटती है। इक्वेटर लाइन यानी कि आपकी 0 डिग्री, भूमध्य रेखा जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो हमारा जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूरोप है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रॉपर्ली लाई करता है, इसलिए उसका जो लैटिट्यूड का जो डायरेक्शन है यहाँ पे नॉर्थ बताया गया है। तो ये जो ट्रिक है यानी कि जो चीज है इसे हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ टू 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूडनली इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये लाइन तो जो है इक्वेटर हमारे इसको अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और यहाँ पर देखें तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल होता है। यहाँ पे भी जो आपकी लाइंस पास होती हैं इसको भी अर्थ को टू इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। एक हो गया हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और यूरोप हम देखते हैं कि हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है और वो स्ट्रेच होते होते एक्सटेंड करता है कहाँ तक, ईस्टर्न हेमिस्फीयर तक जो है वो एक्सटेंशन है इसका, यहाँ पे स्ट्रेच करता है। इसलिए ये हो गया, ये पोर्शन आपका लैटिट्यूडनल हो गया, राइट। और लैटिट्यूडनल, ये आपका लैटिट्यूडनल है और ये आपका लॉन्गिट्यूडनल हो गया, राइट। जब हमने लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ाई की थी तब हमने आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस के बारे में बताया था, और एक ट्रिक भी बताई थी कि जिससे आपको चीजें हैं वो याद रहे। लैटिट्यूडनल नाम से बताया था कि अगर लैटिट्यूड है तो हम जो स्टूडेंट्स है वो बेसिकली क्या होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम वो सीधी वाली लाइन होती है या फिर वो लेटने वाली लाइन होती है, यानी कि ऐसे वाली लाइन होती है या फिर ये वाली लाइन होती है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल का मतलब होता है कि लेटी हुई, तो ये इस टाइप की लाइन होगी आपकी हॉरिजॉन्टल। और अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल देखें तो लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्ग है यानी कि लंबी है, इसलिए वर्टिकल लाइन कंसिडर की जाएगी, ठीक है। हमारी यहाँ पे वर्टिकल लाइन कंसिडर की जाएगी, ये ठीक, ये हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइन हो गई। सो आई होप कि अब आप लोगों को याद रहेगा और अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक। लॉन्गिट्यूडनली देखा जाए तो इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 10 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पर लोकेशन का खास ध्यान रखिएगा। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू लंदन, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो कहाँ से पास होता है, लंदन से पास होता है। और ये जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लाइन है वो हम स्कूल टाइम से ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वैसे तो आपका सारा कुछ जो है वो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बचपन में यदि अच्छे से पढ़ाई कर ली होती तो आज इतनी कवर नहीं कसनी पड़ती, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू लंदन एंड द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू द यूके, यानी कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम्स की बात की जा रही है, फ्रांस, स्पेन इन यूरोप, एंड अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो एंड घाना इन अफ्रीका। तो याद रखेंगे कि हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो पास होता है दो कॉन्टिनेंट से, यूरोप और अफ्रीका से। यूरोप में भी कहाँ से पास होता है, पहला तो हो गया हमारा यूनाइटेड किंगडम्स, राइट, पहला हो गया यूके, दूसरा होता है हमारा फ्रांस, तो तीसरा है हमारा स्पेन। यूरोप की बात हो रही है।
और अगर अफ्रीका में देखा जाए तो अफ्रीका में कहाँ कहाँ से पास होता है प्राइम मेरिडियन? एक हो गया हमारा अल्जीरिया, दूसरा है हमारा माली, तीसरा है हमारा बुर्किना, चौथा है हमारा फासो, फिफ्थ है हमारा टोंगो और सिक्स्थ है हमारा घना, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लाई करता है, राइट। आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन द नॉर्थ दो इट स्ट्रेचेस इनटू द आर्कटिक सर्कल, द वार्म गल्फ स्ट्रीम कीप्स द पोर्ट्स आइस फ्री। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट, अगर ध्यान से देखें तो यूरोप कॉन्टिनेंट का जो लोकेशन है वो हमारे आर्कटिक सर्कल से के पास है। और देखो तो आप नॉर्थ पोल के पास पड़ता है क्या? यूरोप, राइट। अगर देखिए तो यूरोप के ऊपर ही हमारा आर्कटिक ओशन पड़ता है, और आर्कटिक ओशन यानी कि वो जो पोर्शन है वो नॉर्थ पोल की बात की जा रही है। नॉर्थ पोल जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक वार्म गल्फ स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है, और यही जो चीज है वो यूरोप के पोर्ट को क्या रखती है? आइस फ्री रखती है। जो वार्म गल्फ स्ट्रीम वहां पे फ्लो करती है वो यूरोप के पोर्ट्स को आइस फ्री रखती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से जो शिप्स हैं वो आसानी से आ जा सकेंगी, राइट, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, the broad continent shelf on its west provides good fishing grounds and there are sheltered harbors along the indented coastline and it has the longest coastline in the proportion to size। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे देखें तो जो वेस्ट कोस्टलाइन है यूरोप की, दैट इज अ ब्रॉड कॉन्टिनेंट शेल्फ ऑन इट्स वेस्ट प्रोविजन, और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे फिशिंग देखने को मिलेगी, यानी कि यहाँ पर जो फिशेज हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगी, राइट। प्रोवाइड्स गुड फिशिंग ग्राउंड्स एंड देयर आर शेल्टर्ड हार्बर्स अलोंग द इंडेंटेड कोस्ट लाइन। उसके अलावा इट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन प्रोपोर्शन टू साइज, राइट, यानी कि यूरोप का जो कोस्ट लाइन है वो क्या है? लंबा, यानी कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन हमारे कौन से कॉन्टिनेंट की है? यूरोप की, राइट। आगे चलते हैं, ये हैं हमारे कुछ कंट्रीज के नाम जो कि यूरोप में लाई करते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिया गया है यहाँ पे आपको, और यहाँ पर आप देखोगे और उसे मार्क करते जाओगे अपने मैप में, राइट। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं देख देख के आपको बार बार मार्क कराऊं, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और चूंकि हमारे पास टाइम जो है वो कम है, इसीलिए यहाँ पर हम आपको नाम बताते रहेंगे, और आप क्या करोगे कि अपने पॉलिटिकल मैप में, यूरोप के पॉलिटिकल मैप में आप इन कंट्रीज को मार्क करते रहोगे। ओके, चलिए, ए फॉर आता है यहाँ पे अल्बेनिया, देन एंडोरा, अर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, ये सारे हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं। फिर बी फॉर बेलारूस, बेल्जियम, बोस्निया एंड हर्जेगोविना एंड बुल्गारिया। ओके, तो कुछ अटपटे से नाम भी दिखेंगे यहाँ पे भी, जैसे कि हमें साउथ अमेरिका में देखने को मिले थे, ठीक उसी प्रकार हमें यूरोप में यहाँ पे भी अलग अलग नाम के, अलग अलग टाइप के, एकदम अजीब टाइप के जो नाम है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सी से देखते हैं तो क्रोएशिया, सिप्रस और जेशिया, राइट। उसके अलावा डी से देखते हैं डेनमार्क, ई से एस्टोनिया, एफ से फिनलैंड एंड फ्रांस, जी से जॉर्जिया, जर्मनी, ग्रीस, राइट, एच से हंगरी, आई से आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, के से कजाकिस्तान, कोसोवो, एल से लाटविया, लिechtenstein, फिर लिथुआनिया एंड लग्जमबर्ग। ओके, यहाँ पे जो ये दो कंट्रीज के नाम है, इट्स लाइकेनटेनस्टीन। ओके, इट्स लाइकेनटेनस्टीन जो नाम है, और दूसरा है हमारा लिथुआनिया। ओके, तो जब भी कभी भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो उसको ब्रेक कर लेना चाहिए, राइट। लिथुआनिया एक ये हो गया, और दूसरा हो गया हमारा यहाँ पे लाइकेनटेनस्टीन। ओके, इट्स लाइकेनटेनस्टीन, ठीक। स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन का ध्यान रखिएगा। एम से आता हमारा यहाँ पे माल्टा, फिर आता हमारा मोल्डोवा, देन कम्स मोनेको, देन कम्स मॉन्टेनेग्रो। ओके, देन कम्स मॉन्टेनेग्रो। एन से देखिए तो नीदरलैंड्स,
नॉर्थ मैसेडोनिया, फॉर्मली मैसेडोनिया बोला जाता था लेकिन अब इसे नॉर्थ मैसेडोनिया बोला जाता है। देन कम्स नॉर्वे। फिर देखते हैं हमारा यहाँ से पी से पोलैंड एंड पोर्चुगल, आर से रोमेनिया और रशिया, देन एस से सैन मरीनो, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, टी से टर्की, यू से यूक्रेन और यूनाइटेड किंगडम्स और वी से वेटिकन सिटी, जो कि एक होली सिटी कंसिडर की जाती है। ठीक है, एक होली जो सिटी है वो हमारी वेटिकन सिटी है और वो केवल यूरोप की नहीं बल्कि पूरे दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है। कौन सी? हमारी वेटिकन सिटी। स्मॉलेस्ट सिटी होने के साथ साथ हमारी काफी होली सिटी भी है ये। अगर आप गौर करें तो हॉलीवुड में एक वेटिकन सिटी करके एक मूवी आई थी, जिसपे एक मूवी भी बनी है जो कि एक हॉरर जोनर है इसका, तो आप देख सकते हो उसे, अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर देखिएगा। ठीक है, एक मूवी भी है जो कि आपके हॉरर जोनर का है, आप जाके देख सकते हो उसको और देखना चाहिए, कभी कभी मजा आएगी देखने में। वेटिकन सिटी नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे वेटिकन सिटी, दो चीजें याद रखनी है कि हमारी सबसे स्मॉलेस्ट सिटी है, दूसरा है क्या है, हमारी सबसे होली सिटी है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बाउंड्रीज ऑफ यूरोप देखते हैं कि हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। सी देखेंगे और आपके साथ कॉन्टिनेंट भी देखेंगे यहाँ पे। तो टू द ईस्ट, यानी कि हमारे ईस्ट डायरेक्शन में, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द यूरल माउंटेन, कैस्पियन सी, कॉकेसस माउंटेन एंड द ब्लैक सी। तो हम अगर ईस्ट साइड देखें और अगर आपका मैप हो, ओके, तो ये हमारा यूरोप का क्या है, पॉलिटिकल मैप है, राइट। पॉलिटिकल मैप है, वैसे फिजिकल मैप में ये चीजें जो है आपको अच्छे से दिख जाएगी। जैसे कि हमारा ये यूरोप है, ठीक। अब यूरोप में यहाँ पे आपको यूरल माउंटेन्स देखने को मिलेगा, ये रहा हमारा यहाँ पे यूरल माउंटेन, ये है यूरल माउंटेन, ठीक। यहाँ पे इसके साथ हमें यहाँ पे कैस्पियन सी देखने को मिलता है, ब्लैक सी देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गई हमारी मेडिटेरियन सी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे कैस्टोया जो आपकी सी थी वो यहाँ पे विजिबल नहीं है, बट आप क्या करोगे कि उसको अपने मैप लिस्ट में जरूर देखेंगे, वहां पे विजिबल होगा। यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन जो है आपका वो विजिबल नहीं था उसमें, कॉकेसस माउंटेन हो गया, ब्लैक सी हो गया, यूरल माउंटेन और कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। ये चीजें तो यहाँ पे विजिबल हो गई, राइट। एक हो गया हमारा यहाँ पे यूरल माउंटेन, फिर आता है हमारा यहाँ पे कैस्पियन सी, फिर आता है हमारा यहाँ पे ब्लैक सी, और यहीं पे आप पे कॉस्कस एक माउंटेन होगा जो इसमें विजिबल नहीं है, बट डोंट वरी, आपको अपने एटलस में दिख जाएगा। और अगर ना भी दिखे तो इतना आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि ये जो चीजें हैं ये हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट को किससे सेपरेट करती है, एशिया से सेपरेट करती है। पहला हो गया हमारा यूरल माउंटेन, दूसरा हमारा कैस्पियन सी, तीसरा हो गया हमारा कॉकेसस माउंटेन और चौथा है हमारा ब्लैक सी। देन कम्स टू द साउथ इज द मेडिटेरियन सी। हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैप में कि हमें यहाँ पे साउथ में क्या देखने को मिलता है, मेडिटेरियन सी देखने को मिलता है, ठीक है। The Aegean Sea and the Adriatic Sea are the two of its branches। तो हमारे मेडिटेरियन सी की दो ब्रांचेस हैं, एक है हमारा एजियन सी और दूसरा है हमारा एड्रियाटिक सी, जो कि किसकी ब्रांचेस है, मेडिटेरियन सी की ब्रांच है। टू द वेस्ट इज द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर सेपरेटिंग यूरोप फ्रॉम अफ्रीका एंड जॉइनिंग द मेडिटेरियन टू द अटलांटिक ओशन। The Bay of Biscay, the English Channel and the North Sea are parts of the Atlantic Ocean। तो अगर हम वेस्ट में देखें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रहा हमारा अटलांटिक ओशन, ठीक है। ये हमारा अटलांटिक ओशन है और यहाँ पर देख सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है, ठीक है। यहाँ पर मे नॉट बी विजिबल, अगर आपको विजिबल नहीं होगा तो आप अपने एटलस में मार्क करेंगे। ये यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है कि फिजिकल मैप है यूरोप का, और ये हमारा लोकेशन है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर का, जो कि यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है। और हमारे एशिया और यूरोप को कौन सी माउंटेन सेपरेट करती है, यूरल माउंटेन सेपरेट करती है, कैस्पियन सी सेपरेट करती है, राइट। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, ठीक है। उसके अलावा
अगर देखें तो द ज्वाइनिंग द मेडिटेरियन टू द एटलांटिक सी। ओके, तो हमारा जो वेस्ट में स्ट्रेट गिब्राल्टर है वो यूरोप को अफ्रीका से सेपरेट तो करता ही है, बट उसके साथ साथ हमारे मेडिटेरियन को किससे ज्वाइन करता है, अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करवाता है। उसके अलावा द बे ऑफ बिस्के, द इंग्लिश चैनल एंड द नॉर्थ सी आर पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। तो हमारा बे ऑफ बिस्के हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया और नॉर्थ सी हो गया, ये तीनों हमारे अटलांटिक ओशन का पार्ट है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लोकेशन वाइज, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा पॉइंट है यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, और इसको मार्क जरूर करिएगा अपने फिजिकल मैप में, और अच्छे से जो है इसका लोकेशन दिमाग में फिट करवा लीजिएगा। ठीक है, लोकेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना क्योंकि वहीं से क्वेश्चंस फंसते हैं। बाल्टिक सी विद 2 ब्रांचेस, हमारी जो बाल्टिक सी है उसके 2 ब्रांचेस है, जिस तरह से हमारे मेडिटेरियन सी के भी 2 ब्रांचेस हैं। बाल्टिक सी विद 2 ब्रांचेस, द गल्फ ऑफ बोथनिया एंड द गल्फ ऑफ फिनलैंड is an inlet in the north. Arctic Ocean to the north has a bay called the White Sea. Okay, तो यहाँ पे अगर फिजिकल मैप में देखें, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जैसे हमारा यूरोप है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर पड़ता है हमारा आर्कटिक ओशन, राइट। ओवर हियर इट्स नॉट विजिबल, बट अगर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में तो ऐसा ही सिनेरियो है कि इसके ऊपर नॉर्थ साइड में हमारा पड़ता है आर्कटिक सी, राइट। आर्कटिक सी तो पड़ता ही है यहाँ पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ हैज अ बे कॉल्ड व्हाइट सी। तो वहां पे एक बे है जिसका नाम है हमारा व्हाइट सी। उसके अलावा जो बाल्टिक सी है उसकी 2 ब्रांचेस हैं, पहला हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया और दूसरा हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक। द पेनिनसुला ऑफ ग्रीस नोन एज द बाल्कन पेनिनसुला एंड इटली एक्सटेंड्स इनटू द मेडिटेरियन सी। तो हमारा यहाँ पे जो पेनिनसुला ऑफ ग्रीस है, जिसे हम बाल्कन पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है, पूछा भी गया है आपसे कि द पेनिनसुला ऑफ ग्रीस, द व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पेनिनसुला ऑफ ग्रीस। तो हम उसे क्या मार्क करके आएंगे, बाल्कन, बाल्कन पेनिनसुला मार्क करके आएंगे, जो कि हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। एंड इटली एक्सटेंड्स इनटू द मेडिटेरियन सी। उसके अलावा in the southwest is the Iberian Peninsula which is made up of Spain and Portugal। तो हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप फिजिकल मैप पे ध्यान दें तो हमारा साउथ और वेस्ट डायरेक्शन यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है, यहाँ की बात की जा रही है। ध्यान से देखिए तो हमारे साउथ वेस्ट में हमें यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इबेरियन पेनिनसुला देखने को मिलता है, और विच इज मेड अप ऑफ स्पेन एंड पोर्चुगल, यानी कि इसके साथ जो है वो अपना यहाँ पर इन 2 कंट्रीज में हमको ये पेनिनसुला जो है वो देखने को मिलेगा। यानी कि जो हमारा इबेरियन पेनिनसुला है ये स्पेन और पोर्चुगल इन दोनों कंट्रीज में लाई करता है। उसके अलावा इन द नॉर्थ वेस्ट इज द स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कंसिस्टिंग ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन। अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देखें, आपके मैप में चलते हैं दोबारा यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट यहाँ की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हमें मिल भी गया है और दिख भी गया है, यहाँ पे ये रहा हमारा स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये रहा हमारा स्कैंडिनेवियन, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, नॉर्थ वेस्ट में लाई करता है यूरोप कॉन्टिनेंट के, ठीक है। और ये हमारा बाल्टिक सी, दिस इज आवर बाल्टिक सी। ये हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया और ये हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड। आई होप कि आप लोगों को विजिबल होगा और अब चीजें जो है वो आसानी से दिख रही होंगी। ये हमारा इंग्लिश चैनल, ये है हमारा यहाँ पे इंग्लिश चैनल, जो कि आपके अटलांटिक ओशन का पार्ट है। दिस इज आवर स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, राइट, ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर हो गया। दिस इज आवर मेडिटेरियन सी, दिस इज ब्लैक सी, दिस इज कैस्पियन सी। लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोकेशन का ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। नॉर्थ, हाँ, हमारा जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है वो किसका पार्ट है, यानी कि किसको कवर करते, कहाँ पे लाई करते, एक नॉर्वे और दूसरा हो गया हमारा स्वीडन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा यूरोप का क्या है, पॉलिटिकल मैप है। अब अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो आप जितने भी आपके यहाँ पे ये, जैसे ये हो गया हमारा स्वीडन और नॉर्वे,
यहाँ पे हमारी बात हो रही थी, और यहाँ पे कौन सा पेनिनसुला लाई करता है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है वो लाई करता है। ठीक, ये हो गया हमारा स्वीडन, ये हो गया हमारा नॉर्वे, दिस इज आवर फिनलैंड, दिस इज एस्टोनिया, दिस इज लिथुएनिया। ठीक है, ये हमारा पोलैंड है, यूक्रेन, रोमेनिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन। ठीक है, और आयरलैंड हो गया हमारा, यूके, यूनाइटेड किंगडम्स हो गया। ठीक है, दिस इज रशिया, एवरीवन्स फेवरेट, राइट। बहुत से लड़कों का ड्रीम डेस्टिनेशन है रशिया जाना, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा सिप्रस, देन कम्स बुल्गारिया, सर्बिया। ठीक, ये सारी चीजें जो है आप अपने एटलस में मार्क करेंगे इसको। ठीक है, डेनमार्क, राइट। जो जो मिलते जाए, जो जो दिखते जाए, क्या करना है उसको मार्क करना। ये हमारा आइसलैंड, राइट। यहाँ पे और अच्छे से आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फिजिकल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। अब हमारा पॉलिटिकल डिवीजन खत्म हो गया, हमारी जितनी भी कंट्रीज थी उनके बारे में हम देख चुके हैं, पॉलिटिकल मैप भी देख चुके हैं, राइट। और आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में जो मैंने आपको टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, इससे जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आपको चीजें जो है आसानी से याद रहेंगी। प्रोनाउंसिएशन माइट गेट डिस्टर्ब, बट कोई बात नहीं, हमको प्रोनाउंसिएशन से मतलब नहीं है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, कभी कभी मेरा भी फंबल हो जाता है कि जो इतनी कठिन कठिन शब्द होते हैं बोलने के लिए, वो मुझसे भी प्रोनाउंस नहीं हो पाते कभी कभी, और स्पेलिंग मिस्टेक होती है। स्पेलिंग का सबसे ज्यादा जो है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपको टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, तो उसको जरूर ध्यान दीजिएगा और इसको अच्छे से देखिएगा। अब आते हैं हम यहाँ पे फिजिकल डिवीजन ऑफ यूरोप में। अब हम यहाँ पे फिजिकल डिवीजन, हमने अभी तक कितने सारे कॉन्टिनेंट्स करे हैं, और फिजिकल डिवीजन में सबसे मेन चीज हम क्या देखते हैं, नॉर्दर्न आपका हो जाता है, नॉर्दर्न यूरोप जैसे कि प्लेन्स हो जाते हैं, राइट। फिजिकल डिविजन्स में हमारे पास माउंटेन्स, ठीक, दूसरा आता है हमारा प्लेन्स, फिर आता है हमारा प्लेट्यूज, फिर आता है हमारे रिवर्स, लेक्स, उसके अलावा हमारी कोस्ट लाइन, ठीक, जो सीज और जो ओशंस होते हैं जिनके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारे फिजिकल में आता है। ठीक है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं कि यहाँ पे फिजिकल में क्या क्या दिया हुआ है। पहला हमारा वेस्टर्न अपलैंड है, ठीक है, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है यूरोप का वो क्या है, अपलैंड है, यानी कि उसका जो एलिवेशन, जो हाइट है वो ऊपर होगा। फिर आता है हमारा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, देन कम सेंट्रल अपलैंड्स और प्लेट्यू, फिर है अल्पाइन माउंटेन सिस्टम, देन कम्स आइलैंड्स ऑफ यूरोप, देन कम्स ड्रेनेज पैटर्न। यहाँ पे ड्रेनेज पैटर्न का मतलब है रिवर्स है, रिवर्स और जो लेक्स हैं, ठीक, उसके अलावा गल्फ्स एंड बेस। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे मैप हर जगह लगा देते हैं ताकि चीजें जो है वो अच्छे से हमें याद रहें और एक पिक्चर फॉर्म में बन जाए। अब हम यहाँ पे देखते हैं वेस्टर्न अपलैंड की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, यानी कि इस पोर्शन की बात की जा रही है। ये हमारा क्या है, वेस्टर्न अपलैंड है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्दर्न हाईलैंड्स। इसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसी पोर्शन की बात की जा रही है। वेस्टर्न अपलैंड को हम किस नाम से जानते हैं, नॉर्दर्न हाईलैंड्स के नाम से भी जानते हैं। Delineates the western edge of Europe and defines the physical landscape of Scandinavia, या जहाँ पे नॉर्वे और स्वीडन को कवर करता है और डेनमार्क को भी कवर करता है। तो हमारा जो स्कैंडिनेवियन, जो हमारा ये कौन सा यहाँ पे, हाँ, स्कैंडिनेविया, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है, इट्स स्कैंडिनेविया। जो हमारा स्कैंडिनेविया पेनिनसुला है वो हमारी 3 कंट्रीज को कवर करता है। पहला हो गया हमारा नॉर्वे, दूसरा है हमारा स्वीडन और तीसरा है हमारा डेनमार्क। फिनलैंड, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेनी, रीजन ऑफ द फ्रांस, स्पेन एंड पोर्चुगल, ठीक है। तो यानी कि जो वेस्टर्न अपलैंड में हमारे कौन कौन से यहाँ पे कंट्रीज को कवर करते हैं, पहला तो हमारा स्कैंडिनेविया, जहाँ पेनिनसुला है स्कैंडिनेविया, ध्यान रखिएगा, स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया पेनिनसुला जो है वो हमारे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को कवर करता है, यानी कि हमारे ये जो तीनों कंट्रीज हैं वो अपने आप वेस्टर्न अपलैंड का पार्ट हो गए। दूसरा आता है यहाँ पे फिनलैंड हो गया,
ठीक है, आइसलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, और यहाँ पे रीजन्स ऑफ फ्रांस हो गए, स्पेन और पोर्चुगल हो गया। ये सारी चीज जो हमारी कंट्रीज हैं वो हमारे वेस्टर्न अपलैंड का पार्ट है। नेक्स्ट, दीज लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ ग्लासिएशन ऑफ हार्ड रॉक इन एंशिएंट टाइम्स। ग्लासिएशन ऑफ हार्ड रॉक्स का मतलब यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन का है, ठीक है भाई। जब पत्थर सख्त होगा तभी तो वो मतलब अपलैंड यानी कि आप कह सकते हो हाईलैंड के फॉर्म में फॉर्म होगा, राइट। यहाँ पर डिस्टिंक्ट फिजिकल फीचर्स सच एज द मार्शलैंड्स, लेक्स एंड fjords have been emerged with the recession of glaciers from the highland area, ठीक है। अब ग्लासिएशन का मतलब है जो ग्लेशियर्स हमारे पिघले होंगे ना, या फिर जो ग्लेशियर्स हमारे यहाँ पे फॉर्म होंगे, जहाँ पे बर्फबारी होती, सॉलिडिफाई हो जाना, सख्त हो जाना, जम जाना एक जगह, राइट। तो हमारे यहाँ पे जो अपलैंड्स हैं, जो वेस्टर्न अपलैंड्स है, वो ऐसे ही फॉर्म हुए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। नॉट सो इम्पोर्टेंट, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, जहां हमें लोकेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लोकेशन से ही फंसेंगे। द फेमस नॉर्वेजियन fjords which are lice fjords, the Geiranger fjords। ओके, यहाँ पे में फेमस आपके जो है fjords देखने को मिलते हैं। पहला हो गया ये नॉर्वेजियन, दूसरा है हमारा लाइस, और तीसरा है हमारा Geiranger। ओके, Geiranger fjord। A fjord is a long, deep, narrow body of water that reaches far inland। तो fjords बेसिकली क्या होता है कि ये लॉन्ग, डीप और नैरो क्या है, बॉडी है किसका, पानी का, जो कहां पर दूर तक जाता है, ठीक है, रीचेस फार इनलैंड। fjords are often set in U shape। कौन से शेप में होते हैं, U shape वैली with steep walls of rocks on either side, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखते हैं नॉर्थ यूरोपियन प्लेन पे। सबसे जो हमारा जो फोकस रहेगा वो लोकेशन पे रहेगा, ध्यान रखिएगा। It is the extensive lowland spread along the bank of various mighty rivers such as Rhine, Weser, Elbe, Oder, Vistula, and these river valleys are favorable for growing seasonal crops। Okay, तो हमारा जो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, देखिए तो इट इज एन एक्सटेंसिव लोलैंड। ऑफ कोर्स अब हम अपलैंड से लेके फिर हम नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, लोलैंड ही होगा, राइट। हाईलैंड से जब हम नीचे आएंगे तो नीचे का जो लैंड होगा उसको लोलैंड ही बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है, दूसरी बात है कि हम यहाँ पे प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लेन के बारे में बात करें तो प्लेन्स क्या करते हैं, लोलैंड एरिया पे ही लाई करते हैं। So it is an extensive lowland spread along the bank of various mighty rivers such as, यहाँ पे हमें आप फेमस रिवर्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पे रिवर राइन, दूसरा है वेसर, तीसरा है एल्बे, चौथा है ओडर और पांचवा है हमारा विस्टूला। एंड दीज रिवर वैलीज आर फेवरेबल फॉर ग्रोइंग सीजनल क्रॉप्स। पता है कि रिवर्स के पास जो हमें कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है, जो कि काफी फर्टाइल इन नेचर होती है। अब नदी है तो नदी के पास खेती बाड़ी तो होगी, क्योंकि हमें जो हरियाली है वो पानी के पास ही देखने को मिलता है, इसीलिए कहते हैं दैट सेव वाटर सेव प्लैनेट, राइट। तो यहाँ पर हमें कुछ सीजनल क्रॉप जो है वो देखने को मिलती है, यहाँ पे उगाई जाती है। इट कवर्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ यूरोप। तो हमारा जो नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन है ये आधे से ज्यादा यूरोप को क्या करता है, कवर करता है। बॉर्डर्ड बाय बाल्टिकन व्हाइट सी फ्रॉम द नॉर्थ एंड ब्लैक सी, ब्लैक एंड अज़ोव फ्रॉम द साउथ, द प्लेन इज ग्रेजुअली नैरोड डाउन टुवर्ड्स द वेस्ट। तो हम देख सकते हैं हमारा जो व्हाइट सी है कहाँ पे फॉर्म करता है, यूरोप के नॉर्थ साइड में क्या पड़ता है, आर्कटिक सी, आर्कटिक सी पड़ता है, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सी जो भी बोलो आप, ठीक है। तो वहां पर क्या फॉर्म होगा, वहां पे व्हाइट सी देखने को मिलती है। तो इट इज बॉर्डर्ड बाय द बाल्टिकन व्हाइट सी फ्रॉम द नॉर्थ। नॉर्थ में आपके यहाँ पे बाल्टिकन व्हाइट सी देखने को मिलेगा, ब्लैक सी, ब्लैक एंड अज़ोव फ्रॉम द साउथ। और साउथ में हमें दो सी देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक सी हो गया, दूसरा हो गया हमारा अज़ोव, ठीक है। द प्लेन इज ग्रेजुअली नैरो डाउन टुवर्ड्स द वेस्ट। जैसे जैसे प्लेन जो है वो वेस्ट की साइड जाता रहता है, जो उसकी विड्थ होती है वो कम होती चली जाती है और वो नैरो होती जाती है। The northern part of the land is characterized by diversified glacial landforms such as Pipet marshland,
वाल्डाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न रशिया, ग्लेशियर लेक्स एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो नदर्न पार्ट है हमारे लैंड का, वहां पे हमें अलग अलग टाइप के क्या है, डाइवर्सिफाइड यहाँ पे आपके ग्लेशियर लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पे आपको ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, कौन से, जैसे कि हो गया एक हमारा पिपेट मार्शलैंड हो गया, दूसरा है हमारा वाल्डाई हिल्स, ठीक है, और तीसरा है हमारा ग्लेशियर लेक्स। वाल्डाई हिल्स ऑफ वेस्टर्न रशिया, जो वाल्डाई हिल्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं, वेस्टर्न रशिया में लाई करते हैं, ठीक है। सेंट्रल अपलैंड्स और प्लेट्यू, these are collections of distinctive landscape of summits, steep slopes, valley and depression which stretches across the central Europe। मेन हमारी क्या है, लोकेशन। तो हमारा जो सेंट्रल अपलैंड है कहाँ पे लाई करता है, सेंट्रल यूरोप में लाई करता है। उसके अलावा इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेल्जियम इन द ईस्ट। अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ईस्ट में देखें तो हमारे जो सेंट्रल अपलैंड के ईस्ट में क्या पड़ता है, बेल्जियम। सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेल्जियम इन द ईस्ट टू फ्रांस इन द वेस्ट। ईस्ट में हमें बेल्जियम देखने को मिलेगा और हमें वेस्ट में क्या देखने को मिलेगा, फ्रांस, ठीक। एंड फ्रॉम द चेक रिपब्लिक एंड साउथ जर्मनी इन द साउथ टू स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन द नॉर्थ। तो स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, और उसके अलावा यहाँ पे आता है साउथ जर्मनी एंड चेक रिपब्लिक, ये कहाँ पे लाई करता है, साउथ रीजन में लाई करता है ऑफ सेंट्रल अपलैंड की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्थ में हमारा स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मेनी कपल्स वो है हनीमून डेस्टिनेशन, राइट। जो हमारा नॉर्थ में पड़ता है किसके, सेंट्रल अपलैंड के, या फिर प्लेट्यू बोलो आप इसे। और साउथ में लाई करता है हमारा साउथ जर्मनी और रिपब्लिक, राइट। और उसके अलावा हमारा वेस्ट में लाई करता है फ्रांस और ईस्ट में लाई करता है बेल्जियम। Except for some river valleys such as the Rhine, Rhone, Elbe and Danube river valleys, all other areas of this division is sparsely populated. Okay, sparsely populated का मतलब होता है कम population है। यहाँ पे जो population है वो हमें कम देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो हमारे रिवर्स हैं, जहाँ पे जैसे हो गया हमारा राइन, रोन, एल्बे, डानूबे रिवर, यहाँ पर हमारे जो डेंसली पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन रिवर्स के पास क्या है, फर्टाइल सॉइल है, फर्टाइल लैंड है, जहाँ पे सीजनल क्रॉप जो है वो ग्रो किए जाते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। देन कम्स अल्पाइन माउंटेन सिस्टम। Now these are located in south central Europe, immediately north of the Mediterranean Sea. Immediately north of the Mediterranean Sea. Okay. ये हमारे यहाँ पे, ये तो हमारा बाल्कन हो गया, ठीक है। दिस इज स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हो गया हमारा। दिस इज नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स, ठीक है। दिस इज ईस्ट यूरोपियन प्लेन, ये हमारा ईस्ट यूरोपियन प्लेन हो गया, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे ये हो गया हमारे एल्प माउंटेन्स, यहाँ पे ये लोकेशन की बात की जा रही है। ये हो गया हमारा इबेरियन पेनिनसुला, राइट। तो और ये हमारा ब्रिटिश आइल्स। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोकेशन देख सकते हैं, और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम एल्प्स माउंटेन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। These are located in South Central Europe, immediately north of the Mediterranean Sea. अगर हम ध्यान दें तो हमारा ये मेडिटेरियन सी है, और मेडिटेरियन सी के नॉर्थ में हमें यहाँ पे एल्प माउंटेन्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। आई होप कि लोकेशन अब अच्छे से क्लियर हो गई आप लोगों को। They extend for almost 700 miles in a crescent shape from the coastline of southern France near Monaco into Switzerland, then through northern Italy and into Australia, and down through Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, then ending in Albania on the rugged coastline of the Adriatic Sea. My God, काफी ज्यादा ट्रिकी है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू उसको देखेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे आपको पहले भी बताया है कि कभी कभी क्या होता है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो क्या है ना कि स्टूडेंट्स का जो हार्डवर्क है वो ज्यादा है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लर्निंग प्रोसेस है, कॉन्सेप्चुअल तो कुछ भी नहीं है, और इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। आप क्या करोगे कि अपने फिजिकल मैप लेके बैठोगे, ठीक है, उसको खोलोगे
और जैसे जैसे हम यहाँ पे आपको जगह का नाम बताते जा रहे हैं, आप क्या करोगे कि उसको अपने मैप में मार्क जो है वो करते चलेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो अल्पाइन माउंटेन्स है, they extend for almost 700 miles in the crescent shape from the coastline of the southern France। ठीक है, सदर्न फ्रांस, राइट। अब यहाँ हो सकता हो कि आप लोगों को फिजिकल मैप में ना दिखे, राइट, तो आप क्या करोगे, पॉलिटिकल मैप देखोगे, और जैसे जैसे हम यहाँ पे प्लेसेस के नाम बताते जा रहे हैं, आप उसको अपने मैप में क्या करोगे, मार्क करोगे, ठीक। So it's southern France near Monaco into Switzerland, then through the northern Italy and into Austria and down through Slovenia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Serbia and Montenegro, the ending of Albania on the rugged coastline of the Adriatic Sea। यानी कि जो हमारा अल्पाइन माउंटेन्स है उसका एक्सटेंशन बताया जा रहा है, कौन कौन सी कंट्रीज को, कौन कौन सी जगह को अपने लपेटे में लिए हुए है, मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यहाँ पे उन्हीं प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट इज मॉन्ट ब्लैंक एट 15771 फीट, ठीक है, यानी कि 4807 मीटर इसकी हाइट है। और जो हाईएस्ट पीक है हमारे आल्प माउंटेन्स का वो कौन सा है, मॉन्ट ब्लैंक। क्या नाम है, मॉन्ट ब्लैंक नाम है। आगे बढ़ते हैं, मैप तो देख ही चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे रेंज, कंट्रीज और हाईएस्ट पॉइंट बताया गया है। हाईएस्ट पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे हाईएस्ट पीक का नाम जो है वो बताया गया है, टैबुलर फॉर्म में दिया गया है, इसीलिए किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को पढ़ाई करने में। पहला आता है हमारा एल्प्स, और एल्प्स के बारे में हम अभी अभी देख के आ रहे हैं। यहाँ पे कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज को अपने लपेटे में ले हुए हैं, पहला हो गया हमारा यहाँ पे फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवेनिया, ठीक है। और देखते हैं जो हाईएस्ट पीक है वो है हमारा माउंट ब्लैंक, अभी हम पढ़ के आए जस्ट। फिर आता है हमारा पायरेनीज। अब पायरेनीज कहाँ पे लाई करता है, स्पेन और फ्रांस में। किसको लपेटे में लिए हुए हैं, स्पेन और फ्रांस को अपने लपेटे में लिए हुए हैं। और यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है एनोटो, राइट। लेंथ से कोई इतना खास मतलब नहीं है हमें। फिर आता है हमारा कार्पाथियन माउंटेन्स। अब हमारा जो कार्पाथियन माउंटेन्स है वो लाई करता है यूक्रेन, रोमेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी रिपब्लिक एंड सर्बिया, राइट। और हाईएस्ट पीक जो है वो है हमारा गर्लाच-ओविस्की स्टेट, ओके। इट्स गर्लाच-ओविस्की स्टेट, ओविस्की, ये तो याद रहेगा ना, राइट, ये तो याद रहेगा भैया, ये तो याद रहना चाहिए बिल्कुल। क्या है, विस्की है, इट्स नॉट WHISKY, इट्स VSKY, ठीक है, याद रखिएगा, ये वाला विस्की है, वो वाला विस्की नहीं है। फिर आता हमारा कॉकासस माउंटेन, क्या है, इट्स कॉकासस माउंटेन, और ये हमारा कहाँ पे लाई करता है, रशिया, अजरबैजान और जॉर्जिया में लाई करता है। कंट्रीज को अपने लपेटे में ले हुए, यानी कि इन कंट्रीज में फैला हुआ है, यहाँ पे यहाँ तक जो है इसका एक्सटेंशन है। और अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट है हमारा माउंट एल्ब्रस। क्या है हमारा हाईएस्ट पीक, कौन सा है, माउंट एल्ब्रस। और माउंटेन का यहाँ पे नाम क्या है, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं, इट्स कॉकासस माउंटेन। फिर आता है डेनार्किक माउंट एल्प्स, और ये जो कंट्रीज जो है कहाँ पे है, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, इट्स हर्जेगोविना, जो इन कंट्रीज में जो है ये हमारा एल्प्स जो है वो लाई करता है। और जो हाईएस्ट पीक है देखे तो इट्स माजा जेजरसे, ओके, इट्स माजा जेजरसे, ओके। काफी अटपटे से नाम है, आई नो दैट। देन कम्स आवर फेवरेट, इट्स स्कैंडिनेवियन। अब हमने इसको इतनी बार बोल लिया है कि अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बोलने में। इट्स स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स, और ये हमारा कौन से कंट्रीज में लाई करता है, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज केबिनेकासे, इट्स केबिनेकासे, ओके। देन कम स्कॉटिश हाईलैंड्स। स्कॉटिश हाईलैंड्स में देखिए तो ये कहाँ पे लाई करता है, स्कॉटलैंड में लाई करता है कंट्री। एंड हाईएस्ट पॉइंट जो है दैट्स बेन नेविस, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज बेन नेविस। फिर आता हमारा एपिनाइन माउंटेन, और ये कहाँ पे लाई करता है, इटली में लाई करता है। और देखिए तो इट इज कॉर्नो ग्रांडे, क्या नाम है, कॉर्नो ग्रांडे नाम है।
फिर आता है हमारा बाल्कन माउंटेन्स। बाल्कन माउंटेन्स जो है हमारा कौन सी कंट्रीज में लाई करता है? बुल्गारिया एंड सर्बिया। कहाँ पे लाई करता है? बुल्गारिया एंड सर्बिया में लाई करता है। और हाईएस्ट पीक देखे तो इट्स बोटेफ पीक। क्या है? बोटेफ पीक। देन कम्स डोलोमाइट्स। डोलोमाइट्स जो है हमारी कौन सी कंट्री में लाई करता है? इटली में लाई करता है। और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है वो है मार्मोलाडा। इट इज मार्मोलाडा, ये है जो हमारा हाईएस्ट पीक है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसीलिए टैबुलर फॉर्म में दिया है ताकि याद करने में जो है वो आसानी रहे और ज्यादा दिक्कत ना लगे आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यूरल माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। The Ural Mountains are a mountain range that forms a part of the natural boundary between Europe and Asia. हमने मैप में भी देखा और हम इससे पहले जब हम एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने इस माउंटेन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारा जो यूरल माउंटेन है वो कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट करता है? यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे और यहाँ पे देख लेंगे दैट the Ural Mountains are a mountain range that forms part of the natural boundary between Europe and Asia. The mountains run through western Russia from the coast of the Arctic Ocean to the Ural River and Kazakhstan. तो हमारा जो माउंटेन है अगर देखें तो कहाँ से कहाँ तक रन करता है? It run through western Russia. ठीक है, the mountains run through the western Russia from the coast of the Arctic Ocean. कौन सी कोस्ट से? आर्कटिक ओशन से टू द यूरल रिवर एंड कजाकिस्तान। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसे अच्छे से आप क्या करोगे? नोट डाउन करोगे एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने फिजिकल मैप में इसको मार्क भी करेंगे। देन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ दीज आर 2200 किलोमीटर लॉन्ग एंड 80 to 120 किलोमीटर ब्रॉड विथ मेनी पैरेलल वैलीज। राइट, आगे बढ़ते हैं। Several islands such as Vegach Island and the island of Novaya Zemlya are a continuation of the Ural Mountains that run below the sea and emerge again on the island. Okay, तो यहाँ पे कई सारे islands भी देखने को मिलते हैं। Several islands such as Vegach Island and the island of Novaya Zemlya are a continuation of Ural Mountains. ये सब क्या है? यूरल माउंटेन के कंटिन्यूएशन है दैट रन बिलो द सी, लेकिन ये हमें दिखते नहीं है। ये किसके नीचे होते हैं? समुद्र के नीचे होते हैं। एंड इमर्ज अगेन ऑन दी आइलैंड, और वापस से जब हम आइलैंड देखेंगे तो वहां पे वापस से जो है हमें यूरल माउंटेन्स देखने को मिलते हैं आइलैंड्स में। ठीक है, जिन्हें हम कौन कौन से आइलैंड्स है? एक हो गया हमारा वेगाच आइलैंड और दूसरा है हमारा नोविया जेमलिया आइलैंड। ठीक है, The Ural Mountains are rich source of minerals. हमारा जो यूरल माउंटेन्स है it is a rich source of minerals including coal, metal ores and precious stones, and mining in the region significantly contributes to the Russia's economy. Right? ये तो एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो यूरल माउंटेन्स है यहाँ पे हमें कई सारे रिच मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक है हमारे यहाँ पे कोल, दूसरा यहाँ पे मेटल ओर्स हो गया, और यहाँ पे कई सारे प्रीशियस स्टोन्स भी देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द हाईएस्ट पीक इन द रेंज इज द माउंट नरोदन्या। क्या है? नरोदन्या, which has an elevation of about 1894 मीटर। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूरल माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है? इट इज माउंट नरोदन्या। ठीक है, इट्स माउंट नरोदन्या। आगे बढ़ते हैं। देन कम्स स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। अब स्कैंडिनेविया कंसिस्ट ऑफ नॉर्वे, स्वीडन एंड डेनमार्क। राइट, हमारे इन कंट्रीज को कवर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट Scandinavia exists or Fennoscandia, which continues into the east through Finland to the Kola Peninsula in Russia. तो हमारा जो यहाँ पे स्कैंडिनेविया है, या फिर हम इसको फेनोस्कैंडिया के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे जो कंटिन्यू करता है ईस्ट डायरेक्शन में थ्रू फिनलैंड टू द कोला पेनिनसुला इन रशिया। फिनलैंड से लेकर कोला पेनिनसुला जो कि हमारा रशिया में लाई करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है और ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अल्पाइन माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। द हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। ठीक है,
हमने पहले भी पढ़ा है कि अल्पाइन माउंटेन में हमारा जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, इट्स माउंट ब्लैंक. द माउंटेन रेंज रन्स इन मेनी ब्रांचेस. द मेन वंस आर द एल्प्स, देन इट्स कार्पेथियंस एंड बाल्कन्स, द कॉकासस माउंटेन्स. ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे अल्पाइन माउंटेन रेंजेस के क्या है, पार्ट है. तो ये भी हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक, ये दो. आगे बढ़ते हैं. अनदर ब्रांच इज दी एपेनाइंस, जो कि हमारा इटली में लाई करता है, अफ्रीका, सीरिया, नवाडा, स्पेन. स्टिल अनदर ब्रांच इज द डायनार्किक, इट्स डायनारिक एंड द पिंडस माउंटेन. ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस में, एंड एंटर्स थ्रू द क्रेट आइलैंड इनटू एशिया. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल आल्सो. अनदर ब्रांच, एक और हमें ब्रांच देखने को मिलती है, वो कौन सी है, एपेनाइंस है. ठीक है, एपेनाइंस है, इटली, द एटलस में भी यहाँ पे देखते हैं अफ्रीका, और सारा नेवाडा हो गया, और स्पेन हो गया. ठीक है, तो हमारा ये जो ब्रांच है यहाँ तक एक्सटेंड है, कहाँ तक, इटली से लेकर स्पेन तक. एंड स्टिल अनदर ब्रांच इज द डिनार्किक एंड पिंडस माउंटेन्स. ये दो माउंटेन्स है, और हमारा जो पिंडस माउंटेन है वो कहाँ पे लाई करता है, यूगोस्लाविया एंड ग्रीस को कवर करता है. और उसके बाद ये एंटर कहाँ पे करता है, क्रेट ऑफ आइलैंड में, जो कि हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है. ठीक है, एपेनाइंस के बारे में पढ़ते हैं. द एपेनाइन माउंटेन्स आर अ रेंज consisting of several sub ranges that run parallel to each other for approximately 1200 kilometer along the length of peninsular Italy. तो हमारा जो एपेनाइन माउंटेन है आर रेंज consisting of several sub ranges, right? They're consisting of several sub ranges that run parallel to each other for approximately 1200 kilometer along the length of the peninsular Italy. Then Como Grande is the tallest peak in the Apennines with an elevation of 2912 meter. तो यहाँ पे जो tallest peak है वो कौन सा है, Como Grande. तो ये important point है. दूसरा है Apennine mountain contains pristine forest and montane grasslands, many of which are protected by the national parks. Not so important from हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हमारे लिए हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें याद रखना है कि हमारा एपेनाइन में जो टॉलेस्ट पीक है उसका नाम है कोमो ग्रांडे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. द पायरेनीज आर हाफ एज लॉन्ग एंड ब्रॉड एंड एज द एल्प्स एंड सेपरेट ब्रॉडली फ्रांस फ्रॉम स्पेन. तो हमारा जो पायरीन है ये फ्रांस को किससे सेपरेट करता है, स्पेन से सेपरेट करता है. द हाईएस्ट पीक इज पीसे डी एनिटो. ओके, तो हमारा जो हाईएस्ट पीक है कहाँ पे, पायरेनी में, उसका क्या नाम है, पाइस दी एनेटो. क्या है, पाइस दी एनेटो, और इसकी कितनी हाइट है, 3404 मीटर इसकी हाइट है. ठीक है, ये दोनों जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हमारा जो पायरेनीज है इट इज हाफ एज लॉन्ग एज ब्रॉड एंड द एल्प्स, और ये किसको सेपरेट करता है, फ्रांस को स्पेन से सेपरेट करता है. उसके अलावा जो हाईएस्ट पीक है दैट द नेम इज पाइस डी एनोटो, राइट. ओके, सो अब हम यहाँ पे बाल्कन माउंटेन्स के बारे में देखते हैं. द बाल्कन माउंटेन आर अ माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द बाल्कन पेनिनसुला. ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम से ही देख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप नेम पे फोकस करें तो जैसे यहाँ पे है बाल्कन माउंटेन. सो बाल्कन माउंटेन आर द माउंटेन रेंजेस जो कौन से पेनिनसुला पे लाई करते हैं, हमारे बाल्कन पेनिनसुला पे लाई करते हैं. Stretching for approximately 557 kilometer from the Vrashka Chuka Peak near the Bulgaria-Siberia border to Cape Emine along the coast of the Black Sea. Okay, तो यहाँ पे हम लोकेशन का, फिर से मैंने आपको बार बार बोल रहे हैं कि लोकेशन का हम यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है अच्छे से ध्यान रखेंगे. हमारा यहाँ पे दिया हुआ है दैट जो हमारा माउंटेन है वो कहाँ से स्ट्रेच करता है, वो स्ट्रेच करता है हमारा व्रश्क चुका पीक से, जो कि हमारा इस माउंटेन पे लाई करता है नियर द बुल्गारिया साइबेरिया बॉर्डर. ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा बुल्गारिया और साइबेरिया के बॉर्डर पे लोकेटेड है, टू केप एमाइन अलोंग द कोस्ट ऑफ ब्लैक सी, राइट. सो द हाईएस्ट पीक ऑफ द बाल्कन माउंटेन्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बुल्गारिया,
the tallest of which is Botev Peak with an elevation of 2376 मीटर। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है हमारे बाल्कन माउंटेन की, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो सेंट्रल पार्ट ऑफ बुल्गारिया पे लोकेटेड है। दूसरा हमारा, ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है द टॉलेस्ट ऑफ विच इज द बोटेव पीक, और टॉलेस्ट यहाँ पे कौन सा पीक है? दैट इज द बोटेव पीक, और उसका एलिवेशन कितना है? 2376 मीटर, यानी कि 2376 मीटर। आगे बढ़ता है। Several protected areas such as Central Balkan National Park and Bulgark Nature Park help conserve the ecosystem and landscape within the Balkan Mountains. Additionally, numerous caves within the range are a significant tourist attraction in this region. Okay, तो यहाँ पर हमें कई सारे नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सेंट्रल बाल्कन नेशनल पार्क, एक हो गया हमारा बुल्गार्क नेचर पार्क, जो हमारा कंजर्व करता है, इकोसिस्टम को कंजर्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बाल्कन माउंटेन्स आर क्लोजली कनेक्टेड टू द हिस्ट्री ऑफ बुल्गारिया एंड आर कंसिडर्ड टू हैव द नेशन एंड इट्स पीपल। ओके, तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें केवल यहाँ पे लोकेशन का खास ध्यान रखना है, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और वहीं से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो फंसते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन दिया है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला पॉइंट भी हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, मैप में दिया हुआ है, ये है हमारा बुल्गारिया। ठीक है, ये हमारा बाल्कन माउंटेन्स, दिस इज आवर बाल्कन माउंटेन, जो कि हमारे बुल्गारिया के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप आप लोगों को विजिबल होगा, नहीं तो फिर आप अपने फिजिकल मैप में इसको जरूर मार्क कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कॉकेसस माउंटेन, कॉकेसस माउंटेन में देखते हैं, लाइक द यूरल्स द कॉकेसस माउंटेन्स, ये भी जो है वो सेपरेट करता है हमारे यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट को। ठीक है, फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक, द माउंटेन रेंज हैज अ लेंथ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर and stretches between the Caspian Sea and the Black Sea। ठीक है, किसके बीच स्ट्रेच करता है? कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में स्ट्रेच करता है। यूरोप्स हाईएस्ट पीक माउंट एल्ब्रस, which has an elevation of 5642 meters, is located in the Caucasus Mountains. Additionally, all the 10 of the tallest peaks in the Europe are located on this mountain, particularly in Russia, Georgia और along the Russia Georgia border। देखा जाए तो हमारा जो हाईएस्ट पीक है यूरोप का, जो कि कौन सा है? हमारा माउंट एल्ब्रस। वो कौन से माउंटेन पे लाई करता है? हमारे कैकेसस माउंटेन पर ही लाई करता है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी हमारे बाकी के जो 10 टॉलेस्ट पीक हैं, वो भी हमारे इसी माउंटेन पे लाई करते हैं। लेकिन वो कौन कौन से कंट्रीज को कवर करते हैं? एक है हमारा रशिया, और दूसरा है जॉर्जिया, और कई सारे तो रशिया और जॉर्जिया के बॉर्डर पर ही लोकेटेड है। ये वहां, यहाँ पे जो आपके 10 टॉलेस्ट पीक्स है, यहाँ पे उन पीक्स की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, आइलैंड्स ऑफ यूरोप के बारे में पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, सो एज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ सीज फ्रॉम ऑल साइड्स, यूरोप इज एन आइलैंड रिच कॉन्टिनेंट। तो सबसे ज्यादा जो आइलैंड्स है वो हमें कौन से कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं? यूरोप कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, द ब्रिटिश आइल्स इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका क्या नाम है? ब्रिटिश आइल। ठीक है, ब्रिटिश आइल, और जो हमारे यूरोप कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट आइलैंड है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। क्या है? इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। ठीक, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे मैप के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये पूरा हमारा क्या हो गया? ब्रिटिश आइलैंड हो गया, ब्रिटिश आइल हो गया। अब यहाँ पे ब्रिटिश आइल में हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे आयरलैंड देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमें इंग्लैंड देखने को मिल रहा है, ये हो गया हमारा स्कॉटलैंड। ठीक है, आयरलैंड में हम देख सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है आयरलैंड का, ये एक अलग से क्या है? आइलैंड है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया यहाँ पे, राइट।
और हमें यहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड भी देखने को मिल जाता है। और ये पूरा जितना भी हमारा पार्ट है इसको हम ब्रिटिश आइल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि ब्रिटिश आइल के अंडर क्या क्या आता है, तो पहला हो गया हमारा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। याद रखिएगा, मैप इसीलिए यहाँ पे शो कर रहे हैं कि इन केस अगर आपको पढ़ा हुआ ना याद रहे तो पिक्चर के फॉर्म में इस मैप को अपने दिमाग में क्या करेंगे, फीड करेंगे, ताकि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन फंसे तो एटलीस्ट हमें याद रहे। लोकेशन अगर आपको अच्छे से याद रहेगी तो आप एग्जाम में सही आंसर जो है वो मार्क करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट यूरोपियन आइलैंड्स बाय द एरिया आर एज फॉलोज। अब यहाँ पर एरिया वाइज जो है वो लार्जेस्ट जितने भी हमारे आइलैंड है यूरोप कॉन्टिनेंट के वो दिए हुए हैं एरिया वाइज। देखते हैं कौन कौन से। पहला हो गया हमारा ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पे भी दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, फिर है हमारा आइसलैंड, फिर है हमारा आयरलैंड, फिर है सेवर्नी आइलैंड। ठीक है, और हमारा है यहाँ पे फिफ्थ स्पिट्सबर्ग, स्पिट्सबर्गेन। क्या है? स्पिट्सबर्गेन। तो ये सब हमारे क्या है? लार्जेस्ट यूरोपियन आइलैंड है एरिया वाइज। फिर आता है हमारा यूजनी आइलैंड, सिसिली, सार्डिनिया, और आता है हमारा यहाँ पे नॉर्दर्न स्कॉटलैंड और सिप्रस। इसको और डिवाइड कर देते हैं। नॉर्ड और स्टैन लैंडेड। ओके, माय गॉड। नॉर्ड ऑस्ट लैंडेड हो गया सॉर्ट। ठीक, इट्स नॉर्ड ऑस्ट लैंडेड, नॉर्ड ऑस्ट लैंडेड। ठीक है, ये हमारा आइलैंड है और सिप्रस। आगे बढ़ते हैं। अब हम पेनिनसुला के बारे में पढ़ते हैं। पेनिनसुला हमें पता है कि क्या होता है। ठीक है, यूरोप्स मेन पेनिनसुलास आर द इब्रियन, इटालियन, बाल्कन located in the southern Europe and the Scandinavian and Jutland located in the northern Europe। तो हम याद रखेंगे कि हमारा जो मेन पेनिनसुलाज, जो यूरोप का जो मेन पेनिनसुलाज है वो हमारे हैं इब्रियन, इटालियन और बाल्कन, जो कहाँ लाई करते हैं? हमारे साउथ ऑफ यूरोप में लाई करते हैं। उसके अलावा आता है हमारा स्कैंडिनेवियन और जूटलैंड। ये कहाँ पे लाई करता है? हमारे नॉर्दर्न यूरोप में लोकेटेड है। राइट, यहाँ पे लोकेशन का खास ध्यान रखेंगे। नॉर्दर्न यूरोप हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, और ये हो गया हमारा जूटलैंड पेनिनसुला। अब हम सदर्न यूरोप की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हमें इब्रियन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला, बाल्कन पेनिनसुला देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप अच्छे से इस मैप को जो है अपने दिमाग में बसा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज पैटर्न। अब हम यूरोप के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। द रिवर्स ऑफ यूरोप आर पेरिनियल, बीइंग फेड बाय मेल्टिंग स्नो और बाय द रेन ब्रॉट बाय द वेस्टर्न्स। तो हमारे जो रिवर की यूरोप्स हैं वो क्या है? पेरिनियल इन नेचर है। राइट, क्या है कि वहां पे ग्लेशियर्स हैं बहुत सारे। तो जब ग्लेशियर पिघलता है तो स्नो मेल्ट होती है, और स्नो जब मेल्ट होती है तो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है? वाटर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो एक तो हमें रिवर्स वहां से मिलती है, दूसरा बाय द रेन ब्रॉट बाय द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज हमारी विंड्स होती हैं जो कि रेनफॉल लेके आती है। कहाँ पे? यूरोप कॉन्टिनेंट में रेनफॉल लेकर आती है। मेनी ऑफ देम हैव देयर ओरिजिन इन दी एल्प्स। राइट, कई सारी जो रिवर्स है वो एल्प माउंटेन से ही ओरिजिनेट होती हैं। Rivers that flow into the Mediterranean Sea are Rhone, France and Ebro, Spain। तो हमारी जो रिवर्स हैं जो मेडिटेरियन सी में अपना वाटर ड्रेन करती हैं उनको हम रोन कहते हैं फ्रांस में। ठीक, और एब्रो बोलते हैं स्पेन में। राइट, देन कम्स रिवर पो ऑफ इटली विच फ्लोज इनटू द एड्रियाटिक सी। और एक आता है रिवर पो ऑफ इटली जो अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती है? which flows into the Adriatic Sea. Then the Danube, Dnieper and Don flow into the Black Sea. और हमारी जो रिवर्स हैं डानूबे, डनाइपर और डॉन, ये कहाँ पे फ्लो करती हैं? जाके अपना पानी कहाँ पे ड्रेन करती हैं? ब्लैक सी में ड्रेन करती हैं।
तो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसे नोट डाउन करिएगा। हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी रिवर्स है वो क्या होती है, या तो पेरिनीनियल इन नेचर होती हैं, जो कि हमें यानी कि ग्लेशियर से मिलती है जब ग्लेशियर बेल्ट होता है, और रेनफॉल से मिलती है। रेनफॉल हमारे पास कौन सी, मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन सी विंड जो है वो रेनफॉल कॉज करती है, दैट इज वेस्टर्लीज। ठीक। दूसरा, कई सारी रिवर्स का जो ओरिजिन है वो एल्प माउंटेन से है। रिवर जो हमारी मेडिटेरियन सी में फ्लो करती है, जो अपना पानी जो है मेडिटेरियन सी में जाके ड्रेन करती हैं, उनको हम रोन बोलते हैं जो फ्रांस में, और एब्रो बोलते हैं स्पेन में। फिर रिवर पो ऑफ इटली फ्लोज इट वाटर इनटू द एड्रियाटिक सी, एंड द डानूब, डनाइपर एंड डॉन दे फ्लो इनटू द ब्लैक सी। आगे बढ़ते हैं। रिवर्स दैट फ्लो इनटू द एटलांटिक ओशन, रिवर्स जो अपना पानी एटलांटिक ओशन में जाके ड्रेन कर देती हैं, वो कौन कौन सी हैं? पहला यहाँ पे स्पेन में क्या नाम है इसका, माय गॉड, Guadalquivir, okay, it's Guadalquivir। फिर टेगस एंड डोरो पोर्चुगल में, लॉयर एंड सीनी इन फ्रांस, राइन, वेसर एंड एल्बे इन जर्मनी। तो ये हमें यहाँ पे याद रखना होगा कि ये सारी जो रिवर्स हैं, इनका जो पानी होता है वो कौन से ओशन है, कौन से सी में जाके ड्रेन होता है, दैट इज एटलांटिक ओशन, राइट। और दूसरी बात हम ये भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस चीज का कि जो रिवर्स हैं वो कौन कौन से कंट्रीज में लोकेटेड हैं। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे, एक है हमारा ग्वाडलक्विविर जो कि हमारा स्पेन में लोकेटेड है, फिर आता है टेगस एंड डूरो जो कि हमारा पोर्चुगल में है, देन कम्स लॉयर एंड सीनी जो कि हमारा फ्रांस में है, देन राइन, वेसर एंड एल्बे जो कि हमारा जर्मनी में। मेनी रिवर्स फ्लो इनटू द बाल्टिक सी, कई सारी जो रिवर्स हैं वो बाल्टिक सी में जाके अपना पानी जो है वो ड्रेन कर देती हैं। द थेम्स, द चीफ रिवर ऑफ इंग्लैंड, फ्लोज इनटू द इंग्लिश चैनल। ऑफ कोर्स थेम्स काफी फेमस रिवर है। थेम्स एंड द चीफ रिवर्स ऑफ इंग्लैंड जो है वो अपना पानी कहाँ पे जाके ड्रेन करती हैं, इंग्लिश चैनल में जाकर ड्रेन करती हैं। फिर राइन एंड डैन्यूब आर इंटरनेशनल रिवर्स बिकॉज दे पास थ्रू मेनी कंट्रीज। तो हमारी जो दो रिवर्स है, एक राइन और दूसरी हमारी यहाँ पे डान्यूब है, ये क्या है, हमारी इंटरनेशनल रिवर कंसिडर की गई है। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं बल्कि कई सारी कंट्रीज से क्रॉस होती हैं या फिर वहां से पास होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैप दिया है जहां पे आपको रिवर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया यहाँ पे रिवर पो ऑफ इटली, यहाँ पे हो गया राइन रिवर। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो डान्यूबे रिवर हो गया, राइट, ये भी हो गया हमारा डान्यूबे रिवर। डनाइपर हो गया, ये वोल्गा हो गया, यहाँ पे विस्तुला हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो पेरिस में सिरीन जो है, जो कि आपका आईफल टावर में, जो पेरिस में बहुत ही फेमस रिवर है सिरीन। ठीक है, वो जो फ्रांस में बहती है। ठीक है, ये हो गई यहाँ पे रिवर। तो आप देख सकते हो, इन केस इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू ऑल, तो आप क्या करोगे, फिजिकल मैप खोलोगे अपना। ठीक है, फिजिकल मैप खोलो और मार्क करना स्टार्ट कर दो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। The Rhine starts from the Alps in Switzerland and flows northwards through Germany and enters the sea through Holland. अब हम यहाँ पे याद रखेंगे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला है कि राइन रिवर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एल्प माउंटेन से स्टार्ट होती है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड, एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड्स। उसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो करते हुए कहाँ पे पहुंचती है, जर्मनी। कहाँ पहुंचती है, जर्मनी, और फिर वहां से एंटर करती है सी में, कहाँ, होलैंड से। होलैंड के बाद कहाँ पे डायरेक्टली जाके जंप करती है, सी में अपना पानी जो है वो ड्रेन कर देती है। तो यहाँ पे साइकिल आप समझेंगे कि स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होते होते जर्मनी, और फिर जर्मनी के बाद आता है होलैंड। ठीक है, इट पासेस थ्रू द हेवनली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स एंड इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग हेवी गुड्स। इट इज द बिजिएस्ट वाटरवे इन यूरोप। ओके, तो ये कई सारे कंट्रीज से जो है वो पास होती है। ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया से जो है वो पास होती है, और चूंकि इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया से पास होती है इसीलिए यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन देख सकते हैं जो कैरी आउट किया जाता है। बहुत से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अपने गुड्स जो है वो थ्रू वाटर यानी कि थ्रू दिस रिवर जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद
रॉटरडैम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप इज ऑन दिस डेल्टा। हमें यहाँ पे रॉटरडैम देखने को मिलता है जो कि हमारे यूरोप का लार्जेस्ट पार्ट है और वो इसी डेल्टा पे लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी राइन रिवर और ये इन्हीं जगहों से पास होती है। कोलोंग हो गया, कोबलेंस हो गया, ये हो गया स्पायर हो गया, स्ट्रासबर्ग हो गया। ये पूरी हमारी राइन रिवर जो है ये स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये पास होती है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये हो गया जर्मनी, ये हो गया फ्रांस और ये हो गया हमारा स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं। द डैन्यूब इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल रिवर। दो हमारी इंटरनेशनल रिवर है, कौन कौन सी? एक है हमारी राइन और दूसरा है ये डैन्यूब। डैन्यूब इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल रिवर। इट राइजेस फ्रॉम द एल्प्स इन जर्मनी, ठीक है, एंड फ्लोज थ्रू द ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, एंटर्स द ब्लैक सी इन रोमानिया। अब यहाँ पे इस चेन को याद रखिएगा कि हमारी जो डैन्यूब रिवर है वो कहाँ से निकलती है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जर्मनी के एल्प माउंटेन से, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जाती है? ऑस्ट्रिया। फिर ऑस्ट्रिया के बाद कहाँ जाती है? हंगरी। उसके बाद सर्बिया और फिर उसके बाद रोमानिया से होते हुए ये सीधा ब्लैक सी में जाके अपना पानी जो है वो ड्रेन करती है, ठीक है। इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द राइन फॉर इंटरनेशनल ट्रेड बिकॉज ऑफ द ब्लैक सी इन द इंटीरियर, ठीक है। अब राइन रिवर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो कई सारे इंडस्ट्रियलाइज एरिया से होते हुए निकलती है, इसीलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उसे क्या यूज करते हैं? एज अ अपने जो गुड्स हैं उसे क्या कहते हैं, अपने जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं राइन रिवर के थ्रू ही, इसीलिए वो यूरोप की सबसे ज्यादा बिजिएस्ट रिवर है। लेकिन डैन्यूब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन की वजह से ये चीज देखने को मिलती है। हालांकि हमारी डैन्यूब जो है वो इंटरनेशनल रिवर कहलाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा मैप। दिस इज डैन्यूब रिवर, देख सकते हैं। बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया के बाद ये सीधा ब्लैक सी में जाके ड्रेन कर जाती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये सब जो है ये कवर करती है। जर्मनी, ये ऑस्ट्रिया, हंगरी, सर्बिया, बुल्गारिया, ठीक है, ये रोमानिया और फिर यहां से सीधा ब्लैक सी, ठीक। चलो आगे। यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ पे आपको अच्छे से जितने भी रिवर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बार यहाँ पे मार्क करते हैं इसको कायदे से। एक हो गया टेगस रिवर, रोन, पो ऑफ इटली, लोयर, सीनी, राइन, डैन्यूब, एल्बे, ओडर, विस्तुला, डैन्यूब हो गया, डनाइपर, डॉन, वोल्गा, ठीक है। थेम्स जो पानी अपना इंग्लिश चैनल में जाके ड्रेन करती है, ठीक है। ये सारी यहाँ पे रिवर्स दी गई। ब्लैक सी हो गई, कैस्पियन सी है, मेडिटेरियन सी हो गई, दिस इज द इंग्लिश चैनल, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। गल्फ्स एंड बेस के बारे में पढ़ते हैं अब हम। These are the parts of large water bodies which are adjacent to the massive land, may it be continents or countries, which are of economic importance for any human civilization. As Europe is surrounded by a number of large water bodies, हमारा जो यूरोप है कई सारे इंपॉर्टेंट या फिर लार्ज वाटर बॉडीज से सराउंडेड है, जैसे कि हो गया हमारा मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एटलांटिक ओशन। ये सारे जो सीज हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, हमारा जो यूरोप कॉन्टिनेंट है यही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है तो बहुत सारे वाटर बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। मेडिटेरियन, ब्लैक सी, नॉर्थ सी एक्सेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ गल्फ्स एंड बेज एंड स्ट्रेट्स। अब गल्फ, बे और स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे दोबारा। आपको अभी तक पता होना चाहिए, आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि गल्फ, बेज और स्ट्रेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैप दिया हुआ है बॉडीज ऑफ वाटर। बॉडीज ऑफ वाटर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक हो गया हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये हो गया हमारा ब्लैक सी, ठीक है, ये हमारा मेडिटेरियन सी, राइट। अब हम यहाँ पे ये हो गया हमारा बाल्टिक सी, ठीक। यहाँ पे हम गल्फ देखते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, ये है हमारा व्हाइट सी, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ रिगा, ठीक है।
यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये सारे, एड्रियाटिक सी हो गया, ठीक है, गल्फ ऑफ वेनिस, इंग्लिश चैनल, ये इंग्लिश चैनल, ठीक है। आगे देखते हैं, हम डिटेल में पढ़ते हैं। गल्फ ऑफ फिनलैंड कहाँ पे है? गल्फ ऑफ फिनलैंड, ओके, तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये रहा गल्फ ऑफ फिनलैंड, ये रहा हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड। दिस इज गल्फ ऑफ फिनलैंड, दिस इज गल्फ ऑफ रिगा, दिस इज गल्फ ऑफ बोथनिया, ये भी और ये भी, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश चैनल, दिस इज गल्फ ऑफ वेनिस। आगे देखते हैं अब हम। गल्फ ऑफ फिनलैंड इज सिचुएटेड इन द ईस्टर्न मोस्ट आर्म ऑफ द बाल्टिक सी। कहां पर? ईस्टर्न मोस्ट, ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है किसका? बाल्टिक सी का, ठीक है। ये गल्फ है और ये है हमारा बाल्टिक सी, जैसा कि हम लोकेशन में देख सकते हैं, ईस्टर्न मोस्ट आर्म ऑफ द बाल्टिक सी एंड एक्सटेंड्स बिटवीन फिनलैंड टू द नॉर्थ एंड एस्टोनिया टू द साउथ। यानी कि इसके नॉर्थ साइड में यहाँ पे फिनलैंड देखने को मिलेगा, साउथ में हमें यहाँ पे एस्टोनिया एस्टोनिया देखने को मिलेगा। ऑल द वे टू सेंट पीटर्सबर्ग इन रशिया where the river Neva drains into it, ठीक। उसके अलावा अदर मेजर सिटीज अराउंड द गल्फ इंक्लूड हेलेंस्की एंड टालिन। इसके आसपास दो और इम्पोर्टेंट हमारी सिटीज है, क्या नाम है? एक का नाम है हेलेंस्की और दूसरा है हमारा टालिन। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द गल्फ ऑफ फिनलैंड बिलोंग टू रशिया, यानी कि गल्फ का जो ईस्टर्न पार्ट है ये रशिया को बिलोंग करता है। किसको? रशिया को बिलोंग करता है, ठीक है। एंड सम ऑफ द रशियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल हार्बर्स आर लोकेटेड फादर नियर द सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला वाला और दूसरा वाला, ठीक है। लोकेशन यहाँ पे दी हुई है, लोकेशन पे ध्यान देना है सबसे ज्यादा, और क्या करते जाना है, मैप में देखते देखते इसको मार्क करना है। उसके अलावा गल्फ ऑफ बोथनिया, अब हम यहाँ मैप में देखते हैं, ये है हमारा गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। गल्फ ऑफ बोथनिया सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बाल्टिक सी एंड बॉर्डर्ड बाय स्वीडन एट इट्स वेस्ट साइड एंड फिनलैंड एट इट्स ईस्टर्न साइड। अब हम यहाँ पे लोकेशन देख सकते हैं कि बाल्टिक सी के नॉर्थ में हमें गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलता है, जिसके ईस्ट साइड में यहाँ पे स्वीडन है, विच नॉट ऑन द ईस्ट साइड, आई थिंक ऑन द वेस्ट साइड, यस, वेस्ट साइड में यहाँ पे स्वीडन है, ठीक, और इसके ईस्ट साइड में यहाँ पे फिनलैंड दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे चूंकि गल्फ ऑफ फिनलैंड ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, गल्फ ऑफ फिनलैंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमें से पता लग जाता है कि हमारे ईस्ट साइड में यहाँ पे फिनलैंड है, ठीक, फिनलैंड, और इसके वेस्ट साइड में स्वीडन है, राइट, याद रखेंगे। और बाल्टिक सी के नॉर्थ में हमें गल्फ ऑफ बोथनिया देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक, हाँ, दिस इज बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, दिस इज फिनलैंड, दिस इज स्वीडन एंड दिस इज बाल्टिक सी, ठीक। आई होप कि आप कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोगों को। और ये हमारा गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ रिगा, Gulf of Riga is a brackish water body which is considered as the sub-basin of the Baltic Sea. The areal extent of the Gulf of Riga is approximately 16,300 kilometers square. It is also called the Bay of Riga, which is a very shallow water sea with a maximum depth of 67 meters. तो अगर हम ध्यान दें और देखें मैप में, ये हमारा गल्फ ऑफ रिगा, ठीक, लोकेशन हमें मिल गई है। आगे देखते हैं। इट इज अ ब्रैकिश वाटर बॉडी विच इज कंसिडर्ड एज द सब बेसिन ऑफ द बाल्टिक सी। एरियल एक्सटेंट ऑफ द गल्फ ऑफ रिगा इज अप्रोक्सीमेटली इतना, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने पहले भी बोला है कि लेंथ और हाइट याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बे ऑफ रिगा विच इज वेरी शैलो वाटर सी विथ अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 67 मीटर, ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो बस केवल इतना याद रखना है कि हमारा जो गल्फ ऑफ रिगा है क्या है, ब्रैकिश वाटर बॉडी है। आगे चलते हैं। गल्फ ऑफ लायंस extends from the easternmost spurs of Pyrenees and covers various lagoons, Rhone River Delta, limestone hills of Marshall. It's an embodiment of the Mediterranean coastline of Languedoc, Roussillon
एंड प्रोवियंस इन फ्रांस। ओके, तो गल्फ ऑफ लायन अगर हम यहाँ पे देखें, ये है हमारा गल्फ ऑफ लायन, ठीक है, और ये हमारा बेलियारिक सी, ठीक है, दिस इज आर मेडिटेरियन सी, ठीक। गल्फ ऑफ लायन यहाँ पे हमें बार्सिलोना देखने को मिलता है, स्पेन है ये, एंडोरा, ये हो गया हमारा फ्रांस, ठीक है। अब जैसे जैसे हमने नाम पढ़े थे, ये हमारा मार्सिली, सिर्फ लोकेशन का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ये इसलिए यहाँ पे मैप रखा है ताकि आपको अच्छे से पता रहे। हमारा ये जो ईस्ट कहाँ पे लाई करता है, ईस्टर्न मोस्ट स्पर्स ऑफ पायरीन के अंदर लाई करता है, कि पायरीन के एकदम ईस्टर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है, जो कि कई सारे लगून्स या रोन रिवर डेल्टा को कवर करता है, ठीक है। लाइमस्टोन हिल्स ऑफ मार्सिली एंड इट इज एन एम्बेमेंट ऑफ द मेडिटेरियन कोस्ट लाइन, ठीक है। ये सब तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या बन जाता है, लोकेशन बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोकेशन का ध्यान रखेंगे। गल्फ ऑफ लायन किसके नॉर्थ में पड़ता है, बालियारिक सी के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। अगर हम गल्फ ऑफ लायन के वेस्ट साइड में देखें तो यहाँ पे हमें बार्सिलोना, एंडोरा, स्पेन, ठीक है, वेलेनेशिया देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर देखें इसके ईस्ट साइड में तो मार्सिली, टोलिन, ठीक है, कॉर्सिका, सार्डिनिया देखने को मिलता है। साउथ साइड में इस साइड देखने को हमें मिलेगा मेडिटेरियन सी, ठीक है, मनोरका हो गया, मेलोर्सा हो गया, ठीक है, इबीजा हो गया। ये सारी लोकेशन जो है यहाँ पे मैप में आपको दी हुई हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा और एक रफ डायग्राम बना लीजिएगा और यहाँ पे बीच में गल्फ ऑफ लायन लिखिएगा और यहाँ पे रफली जो है वो जगह के नाम लिख लीजिए ताकि आपको डायरेक्शंस और जो लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन है वो याद है। तो यहाँ पे हमारा जो यूरोप का जो टॉपिक है वो खत्म होता है आपका। दिस लेक्चर इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसके लिए। जितने भी लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी करें उनके लिए ये लेक्चर भी हेल्पफुल है, राइट। तो आई होप आप सब लोगों को मजा आई होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी सी बोरिंग है बिकॉज इसमें लर्निंग पोर्शन सबसे ज्यादा है, बट कोई नहीं, अब आपको एग्जाम देना है, पार करना है और गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है, तो ये जो दरिया है ये पार करके जाना ही जाना है आपको। अच्छे से याद करिए, नोट्स बनाइए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपने जितने भी प्रॉब्लम्स या क्वेरीज हैं उसके बारे में हमसे बात करिए, उसके बारे में हमें बताइए, पूछिए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो तो वो भी आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे टेलीग्राम, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल है और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो वीडियो है उसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी आपके साथ साथ इसका पूरा फायदा उठा सके, राइट। आप हमें इसी तरह से 100% सपोर्ट करिए, हमारा भी आपको 100% सपोर्ट रहेगा। याद रखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बिंदास रहिए और एकदम जबरदस्त तरीके से आराम से अपनी जो तैयारी है वो जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।